फ्रेंड, मैं अभिषेक कुमार खगड़िया बिहार से आपको मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपको ना तुगलक वंश पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले ये समझेंगे गयासुद्दीन तुगलक कौन था। क्या गयासुद्दीन तुगलक का बेटा जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो राजा कैसे बनता है। आखिर गयासुद्दीन तुगलक कैसे मरता है, क्या कुछ मिस्ट्री रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक का रोल क्या रहा है, हम इस वीडियो में सब कुछ डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक एक्चुअली उसका नाम क्या नाम था और कैसे गयासुद्दीन तुगलक पड़ा। तो 1320 में गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक ना। उसका नाम गयासुद्दीन तुगलक नहीं था। लेकिन 1320 से पहले लेकिन 1320 के बाद वह अपना नाम को बदल कर गयासुद्दीन तुगलक रख लिया, ठीक ना। जब उसने तुगलक वंश की स्थापना करा 1320 में, तो उसने अपना नाम को बदलकर क्या रख लिया, गयासुद्दीन तुगलक रख लिया। इससे पहले वाला वीडियो में हम आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताए थे, ठीक ना। सबसे पहले ये जानते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक जो है वो किसे हटाया और फिर किसे हटाकर राजा बना। तो जो आपका खिलजी वंश का लास्ट शासक था, जो अपने आप को हिंदू बना लिया, अगर आप ये जानते हैं तो आप कमेंट में करें कौन राजा अपने आप को खिलजी वंश में था और वो अपने आप को हिंदू बना लिया था, ये बताइए। अगर आप जानते हैं तो आप यह इसको आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले जो लास्ट शासक था खिलजी वंश का, उसे हटाकर ये जो गयासुद्दीन तुगलक है यह क्या बन गया, राजा बन गया, ठीक ना। अब गयासुद्दीन राजा बना, वह राजा तो बन गया। एक बात जान लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी का जो चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, तो वह जब शासक बने थे तो वह अपने साम्राज्य, मतलब अलाउद्दीन खिलजी तो बढ़िया से चला रहे थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो वंशज आए, अलाउद्दीन खिलजी के बाद, वह साम्राज्य को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिए, बिखेर दिए। बाद में जब पुनः तुगलक वंश की स्थापना वर्ष 1320 में होती है, तो गयासुद्दीन तुगलक ये जो टूटा हुआ है सबको जोड़ने का प्रयास किया। एक्चुअली ये क्या करते थे, दूसरे दूसरे क्षेत्र को जीतते थे और अपने क्षेत्र में मिला के एक अखंडता देने का प्रयास करते थे, समझ रहे हैं ना। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो लड़का था, लड़का, इसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। उसको दक्षिण भारत के अभियान पे भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक को बोला, अरे मोहम्मद बिन तुगलक, तुम दक्षिण भारत के अभियान पे जाओ, तुम युद्ध लड़ो और युद्ध जीत के वापस से आओ। और मोहम्मद बिन तुगलक पूरी ईमानदारी के साथ, बहुत मजबूती के साथ युद्ध को जीतने का पूरा प्रयास करता है, ठीक ना। और कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोल का सामना भी सबसे अधिक बार किया। पूरी दिल्ली सल्तनत की इतिहास पढ़िएगा तो सबसे अधिक बार मंगोल का अगर कोई सामना किया है तो वह गयासुद्दीन तुगलक किया है। और बहुत ज़्यादा मजबूत सेना बनाने का प्रयास गयासुद्दीन तुगलक ने करा, और यह सही भी हुआ कि इसका जो सेना था बहुत मजबूत था। और एक चीज आप अलाउद्दीन खिलजी वाला चैप्टर में पढ़े होंगे कि भूमि वापस ले लिया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को लगता था यदि हम भूमि वापस ले लेंगे तो लोगों का जो पावर है घट जाएगा, क्योंकि पैसा से ही लोगों को पावर आता है। और अलाउद्दीन सोचा कि ना रहेगा भूमि, ना कर पाएंगे मेरे विरुद्ध में प्लानिंग, क्योंकि पैसा है तो फिर लोगों को फालतू समय रहेगा फ्री, क्योंकि वो कमाने पे ध्यान नहीं देंगे। बहुत बड़े बड़े जमींदार को खेत से ही बहुत ज़्यादा अनाज आ जाएगा, तो फालतू का घर में बैठे रहेंगे। तो इसलिए जो भी लोगों के पास भूमि तोहफा के रूप में दिया गया था, उसे अलाउद्दीन खिलजी क्या करे, वापस ले लिए। और वापस इसलिए ले लिए ताकि लोगों काम धंधा में भिड़े और मेरे अगेंस्ट जो प्लानिंग करता है वो सब बंद कर दे, ठीक ना। तो अलाउद्दीन खिलजी जो भूमि लोगों से वापस लिए थे, जो आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा तो आपको अलाउद्दीन का कहानी पूरा समझ में आएगा, ठीक ना। तो ये जो गयासुद्दीन तुगलक है ना, जो वापस ले लिया, तो गयासुद्दीन तुगलक पुनः भूमि को लोगों को दे दिया और बोला तुम लोग क्या करो कि भाई साहब खेती करो, और हमको क्या करना कि टाइम टू टाइम टैक्स देने का प्रयास करना। क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक को लगा था कि पूरा टेंशन हम क्यों ले, अगर लोगों को टेंशन दे दिया हम सिर्फ टैक्स ही वसूलेंगे, ठीक ना। तो गयासुद्दीन बड़ी सफलता से अपने साम्राज्य को मंगोल से बचाए रखा। और जब गयासुद्दीन ने मंगोल को पराजित किया तो मालिक उल गाजी की उपाधि धारण कर लिया। कौन सा उपाधि, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मालिक उल गाजी की उपाधि धारण कर लिया। कौन, गयासुद्दीन तुगलक। किसके पापा, तो मोहम्मद बिन तुगलक के पापा हैं गयासुद्दीन तुगलक, ठीक ना। और गयासुद्दीन जो पहला, मतलब सल्तनत
पूरा पढ़िएगा तो सल्तनत कालीन का एक पहला शासक हुआ ये गयासुद्दीन तुगलक, जिसने सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवा दिया। किसान भाई इसका बोले कि भाई साहब पानी वानी पड़ता नहीं है टाइम पे, एक नहर बना दीजिए, खेत में पानी पटाएंगे, सिंचाई करेंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक ने सब किसान भाई का बात सुन करके एक नहर का निर्माण करा दिया। और गयासुद्दीन अंतिम तुर्की मुसलमान था, एक ऐसा शासक था, अंतिम तुर्क मुसलमान शासक था, ठीक ना। इसके बाद कोई तुर्क मुसलमान शासक नहीं बना। गयासुद्दीन तुगलक की जो माँ है ना, अगर पूरा हिस्ट्री आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इनकी मम्मी जाट, मतलब जाट थी, पंजाबी, ठीक ना। गयासुद्दीन तुगलक का एक बहुत बड़ा ये भी देखा जाता है कि उन्होंने तुगलकाबाद नामक शहर को बसा दिया, उसकी स्थापना करा, ठीक ना। जो कि अपने आप में आज भी हिस्ट्री में याद रखा जा रहा है कि तुगलकाबाद नगर किसने बसाया, तो गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में एक चीज और जान सकते हैं कि जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान को जीत लिया था और जीत करके जैसे ही बिहार वापस आ रहा था, तब उसका जो लड़का था, मतलब लड़का, उसका बेटा कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, बोला यार भाई पापा इतना बड़ा बंगाल अभियान जीत रखे हैं, तो कुछ तो पार्टी वार्टी होना चाहिए, कुछ तो समारोह होना चाहिए, है ना। तो ऐसा कुछ हो रहा था कि कुछ तो पार्टी वार्टी समारोह होना चाहिए। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने क्या करा कि एक स्वागत के लिए एक स्टेज का स्थापना करा, लकड़ी का महल बनवाया, ठीक ना। और उस महल में जो मोहम्मद बिन तुगलक एकदम पूरा का पूरा महल लकड़ी से ही बनवाया। और उस महल में लगभग हजारों आदमी का भीड़ जुटा, किस लिए कि गयासुद्दीन तुगलक भाषण देंगे और यह भव्य भाषण को सभी सुनेगा और गयासुद्दीन तुगलक का सक्सेस स्टोरी को लोग जानेगा, ठीक ना। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो भी सक्सेस स्टोरी है लोग जानने का प्रयास करेगा। इसी भाषण के लिए यह प्रोग्राम को करवाया गया। किनके द्वारा करवाया गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक यह प्रोग्राम को रखे थे। लेकिन देखिए आगे हम बहुत आपको सही चीज बताने वाले हैं कि कुछ देर जब भाषण दे रहे थे तो भाषण देते देते लकड़ी गिर जाने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो गई, मौत हो गई। और लोगों के मन में यह बात उठ रहा था कि भाई साहब लकड़ी गिरा, इसका मतलब कहीं मोहम्मद बिन तुगलक का ही साजिश तो नहीं है, कहीं मोहम्मद बिन तुगलक तो नहीं चाहते थे कि भाई साहब मेरे पिता मर जाएं और फिर हम राजा बन जाए। ऐसा क्यों हुआ कि हजारों के भीड़ में गयासुद्दीन तुगलक के ही माथा पे लकड़ी गिरा और उनका ही मौत हुआ, और किसी के माथा पे क्यों नहीं लकड़ी गिरा। अलग अलग इतिहासकार इस प्रश्न को उठाने लगे, ठीक ना। क्यों आखिर हजारों के भीड़ में गयासुद्दीन तुगलक के ही माथा पे लकड़ी गिरा और लोगों के माथा पे लकड़ी क्यों नहीं गिरा, ऐसा प्रश्न उठने लगा, ठीक ना। सभी इतिहासकार अपना अपना मत रखने लगे। कहीं बेटा मोहम्मद बिन तुगलक का साजिश तो नहीं है, ये जो समारोह करवा के भाषणबाजी करवा रहा था, कहीं समारोह तो नहीं है, ये जान के तो मोहम्मद बिन तुगलक ये तमाशा नहीं कर रहा था। लोगों के मन में अलग अलग विचार उठ रहे थे, ठीक ना। और फिर पिता की मृत्यु जब हो गया तो फिर अपने आप को शासक कौन घोषित किया, मोहम्मद बिन तुगलक। और ये लगभग 1325 ईस्वी में शासक बना और 1351 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। जूना खान से जाना जाने वाला यह व्यक्ति था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका बचपन का नाम क्या था, जूना खान। और अपने पिता की जगह गद्दी पर तो बैठ गया जिसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक। इसी नाम से इन्होंने प्रसिद्ध हुआ। इसका बच्चा में जो नाम था जूना खान था, ठीक ना। हिस्ट्री में मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत बुद्धिमान शासक भी इतिहासकार कहे हैं। और आपको पता है फ्रेंड, इतिहास में इसको बुद्धिमान के साथ साथ इसको मूर्ख शासक भी कह के पुकारा है, ठीक ना। अब आप सोचते होंगे कि भाई साहब मोहम्मद बिन तुगलक को लोग मूर्ख शासक कह के क्यों पुकारा है, ऐसा क्या कारण रहा होगा जो मोहम्मद बिन तुगलक को लोग मूर्ख शासक कह के पुकारा है। तो डिटेल्स में पूरा वीडियो पढ़िए, आपको भी समझ में आ जाएगा आखिर इसको क्यों मूर्ख शासक कह के पुकारा है। ये तो बात बिल्कुल सही है कि सल्तनत कालीन का अगर सबसे ज्यादा अधिक अधिक पढ़ा लिखा शासक था तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। पढ़ाई लिखाई में काफी होनहार भी था और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक ही था, ठीक ना। और हमेशा, मतलब सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था।
उस समय मतलब समझिए 100-200 साल आगे सोच के चलता था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। 100-200 साल आगे सोच के चलता था मोहम्मद बिन तुगलक। आप तो 1 सप्ताह भी आगे नहीं सोचते होंगे कि अगला सप्ताह अपने को क्या करना है। और मोहम्मद बिन तुगलक लगभग 100-200 साल आगे सोचता था कि उसको भविष्य में क्या करना है, ठीक ना? वैसा ही कुछ प्लानिंग करता था। जो उसको 100-200 साल में क्या-क्या मतलब हो सकता है, वह अभी ही प्लानिंग करता था। तो यही सब सोचते, क्योंकि पढ़ ज़्यादा लिया था मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसके अकॉर्डिंग ही काम करता था। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है कि 5 अभियान किया। कितना अभियान? 5 अभियान। जिसमें पाँचों का पाँचों अभियान असफल रहा। इसी कारण से इसको असफल और मूर्ख शासक भी कहा जाता है। फ्रेंड, आप सोचते होंगे कि भाई साहब ये क्या 5 अभियान, क्या ऐसा कार्य किया कि जिसके कारण से ये असफल पाँचों का पाँचों रहा? तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहला, कर वृद्धि। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्षेत्र पर लगभग 1/2 कर लगा दिया, ठीक ना? और कौन वाला क्षेत्र पे? दुआब। अब आपको लगता होगा भाई साहब दुआब कौन सा क्षेत्र होता है? तो दोनों तरफ से नदी जाएगी या बीच में जो हल्का सा टापू टाइप का नहीं बन जाता है, मतलब ट्राइंगल, समझ रहे हैं ना? दो रिवर के बीच में जो थोड़ा सा मतलब पानी हट जाता है और जमीन खाली बच जाता है, तो वहां पे लोगों को पहुंचने में भी दिक्कत होता है। और उस क्षेत्र पे भी इसने 1/2 कर लगा दिया। और एकदम दुआब वाला क्षेत्र में इतना मतलब आपका मतलब टैक्स लगा देना, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक ना? और उस वक्त दुर्भाग्य से अकाल आ गया था, मतलब बारिश पड़ा नहीं था, तो दुआब वाला क्षेत्र में पानी पड़ा नहीं था। इसके वजह से खेती भी ठीक ठाक से हो नहीं पाया। सभी किसान लोग भी उदास थे कि भाई साहब राजा को क्या जवाब देंगे, उसने तो लगभग फायदा का पूरा 50% मांगा है, आखिर राजा को क्या जवाब देंगे? लेकिन राजा इतना क्रूर कि एकदम अपना तलवार के दम पर सभी किसान से नहियो खेती हुआ ना, तैयो 50% ऐंठ लिया, असूल लिया, समझ रहे हैं ना? तो इस कारण से सभी जितना भी जनता था बहुत भड़क पड़े, बोले भाई साहब जो तुम आपका मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ही कैसा राजा है, गरीब का दर्द नहीं समझता है, मार पीट के 50% असूल लिया। लेकिन इसका इल्जाम क्या हुआ पता है? अगला साल यह जो मतलब रूल, मतलब यह टैक्स वाला जो रूल चलाया था कि 50% लेंगे, अगला साल सभी किसान हाथ खड़ा कर लिया कि बोला राजा साहब हमको खेती करना ही नहीं है, तो आप टैक्स क्या वसूलिएगा, छोड़ दीजिए, हम नहीं दे पाएंगे 50%, आप अपना जमीन वापस ले लीजिए, ठीक ना? तो इस प्रकार से इसका असफल हो गया पहला अध्यादेश। अध्यादेश नहीं, इसको आप कह सकते हैं कि जो भी पहला अभियान चलाया था वह असफल हो गया। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि दूसरा क्या अभियान था, ठीक ना? तो वह अपना राजधानी दिल्ली में रखा था शुरू-शुरू में मोहम्मद बिन तुगलक। तो अपना राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित मतलब उठा करके देवगिरी ले जाना चाहता था। अब क्यों ले जाना चाहता था, इसके पीछे बहुत सारे इतिहासकार अपना-अपना मत दिए हैं। जैसे कि हम पढ़े थे बढ़नी के बारे में, तो बढ़नी का कहना था कि वह अपना राजधानी को कंट्री के सेंटर में ले जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ से पूरा देश एकदम रेडियस बराबर है, और सेंटर में ले जाना चाहता था। एकदम देवगिरी आपका एकदम सेंटर में ही पड़ता है पूरा भारत का। उस वक्त अखंड भारत था, तो उसका सेंटर में देवगिरी था। तो उसको लगा कि सेंटर से सभी जगह इक्वल शासन होगा, मतलब सेंटर से सर्कल में रेडियस देखिए ना इक्वल होता है ना, तो सोचा इक्वल शासन होगा। और दूसरा, मंगोल का आक्रमण का खतरा भी कम हो जाएगा, क्योंकि अगर कंट्री के साइड में रहेगा तो मंगोल बार-बार आक्रमण करते ही रहेगी, बड़े-बड़े खजाना राजा का लूट के ले जाएगी। उसको लगा कि कंट्री के बीच में रहेंगे तो इसको पता चल ही जाएगा, जब मंगोल कंट्री के सीमा के अंदर घुसेगा तो पता चल ही जाएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक यही सोचे थे कि भाई साहब अगर हम कंट्री के सेंटर में ही रहते हैं तो पूरा का पूरा मेरा जो राज्य है खतरा से बचा होगा, और मंगोल भी उतना जो धन लूट के जाता है वो भी लूट के नहीं जाएगा, और उसका जो अटैक होता है उससे हम लोग बचे रहेंगे, ठीक ना? आप लोग भी सोचिए ना फ्रेंड कि घर के भीतर आप लोग रहिएगा तो अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करिएगा ना दरवाज़ा पे रहने की वजह से। उसी प्रकार से यही सोचा कि एकदम सेंटर में ही रहते हैं। तो इसलिए दिल्ली से देवगिरी ले जाना चाहता था। ये बढ़नी का कहना था कि राजा ये सोचते थे, ठीक ना? लेकिन कुछ इतिहासकार और अपना-अपना टिप्पणी दिए, जैसे इब्न बतूता आए। तो इब्न बतूता आप जानते ही होंगे कौन थे? मोरक्को का यात्री थे। इसी के शासन काल में भारत, मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासन काल में भारत आए थे, ठीक ना? तो ये अपना मत दिए।
जिसने कहा यह कि दिल्ली से देवगिरी इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि दिल्ली के अमीर जो है ना चिट्ठी में गंदी गंदी गाली लिख के देते थे किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। माँ बहन एकदम लिख के एकदम जबरदस्त गाली लिख के देते थे कुछ से कुछ। इस ऐसा दावा था इब्न बतूता का, क्योंकि इब्न बतूता उसके साथ दरबार में ही रहता था और थोड़ा सा अब मतलब दरबार के भीतर वाला भी जो अंदरूनी बात है ना वो इब्न बतूता को अच्छे से पता था, ठीक ना? इसीलिए जो मोरक्को का यात्री इब्न बतूता था उसका कहना था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसको गंदी गंदी चिट्ठी में गाली लिख के देते थे लोग। इस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ये दिल्ली में रहना नहीं चाहते, उनको दिल्ली से नफरत हो गया, इसलिए वो दिल्ली से बाहर जाना चाहते हैं। तो यह तो खैर अब क्या है सही नहीं है सही इसके बारे में तो हम भी नहीं जानते हैं फ्रेंड, ठीक ना? अब क्या है सही इतिहास है, सब इतिहासकार अपना अपना मत देते जा रहा है, ठीक ना? तो वह देवगिरी जाना चाह रहा था और वहां पे चला भी गया, ठीक ना? दिल्ली से देवगिरी। लेकिन देवगिरी आप सोचिए कि जब राजा दिल्ली से देवगिरी जा रहा है तो राजा अपने साथ सभी सैनिक को भी ले जाएगा, कुछ राजा का जो फैमिली है वो भी जाएगा और बहुत सारा जनता भी उठ के दिल्ली से कहाँ चले जाएगा? देवगिरी चले जाएगा, ठीक ना? तो लगभग बहुत सारी जनता को भी साथ में कहाँ ले गया? देवगिरी ले गया। लेकिन हुआ क्या कि देवगिरी जो पहले था वह हिंदू देवगिरी में रहता था, ठीक ना? और दिल्ली में बहुत ज़्यादा मुसलमान रहता था। तो समझिए कि जब ये दिल्ली से देवगिरी गया तो हिंदू और मुसलमान दोनों क्या हो गए? एक हो गए। मतलब बहुत ज़्यादा आपस में झंझट छिड़ गया कि भाई छोटा-सा देवगिरी में पूरा दिल्ली वासी भी रहने लगेगा। आप ही सोचिए ना अगर आप पटना में रहते हैं और पूरा दिल्ली वाले उठ के पटना आ जाएँगे तो कितना ज़्यादा भीड़ हो जाएगा पटना में। मतलब एक-एक टेम्पू के लिए आपको 20-20 मिनट खड़ा रहना पड़ेगा, है ना? तो बहुत तकलीफ झेलना पड़ जाता है चीज़ों मतलब थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना? तो ऐसा ही कुछ हुआ। तो इसका जो भी प्लानिंग था कि दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरण वाला योजना भी क्या हो गया? असफल हो गया, ठीक ना? क्योंकि वहाँ बस ही नहीं पाया। पुनः जनता के साथ फिर दिल्ली आना पड़ा। इसकी मतलब जो राजधानी परिवर्तन योजना है, यह भी क्या हो गई? असफल हो गई और इसका जो मूल कारण था, वह सेंटर में तो था ही, देश में सेंटर में रह के शासन करना, लेकिन ये भी क्या हो गया? असफल हो गया। अब हम देखेंगे इसका तीसरा क्या था, तो इसका जो सांकेतिक सिक्का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक चाहते थे कि अपने साम्राज्य में सिक्का को चलाना, ठीक ना? उसने चांदी का सिक्का सभी जनता को क्या बोला? अरे भाई साहब जितने भी जनता लोग हैं सब चांदी का सिक्का दरबार में जमा करिए और उसके बदले में पीतल और तांबा का सिक्का आप लोग को मिल जाएगा। राजा सोचा कि चांदी का सिक्का अगर सबसे वापस ले लेंगे तो चांदी महँगा बिकता है, तो थोड़ा-सा हम अमीर बन जाएँगे, ठीक ना? तो चांदी का सिक्का का पूरा वापस ले लिया और चांदी का सिक्का का उसके घर में ढेर लग गया। बहुत ज़्यादा मतलब पहाड़ बन गया चांदी का सिक्का जो पूरा साम्राज्य से जमा हुआ था, ठीक ना? अब मार्केट में कौन-सा सिक्का चला दिया? पीतल और तांबा का और स्वाभाविक है कि चांदी से बहुत ज़्यादा सस्ता होता है पीतल और तांबा, ठीक ना? तो जब सस्ता होगा तो उसका नकली सिक्का भी बनाया जाएगा। तो सस्ता के कारण पीतल और तांबा का बहुत ज़्यादा नकली-नकली सिक्का भी बनाया जाने लगा कहाँ पे? साम्राज्य में। मतलब टकसाल जो है लोग सस्ता होता है तो लोग नकली सिक्का भी छापने लगे। तो भाई साहब इसका ज़बरदस्त असर क्या पड़ा कि साम्राज्य में नकली-नकली सिक्का बहुत ज़्यादा बनने लगा और मोहम्मद बिन तुगलक की ये जो योजना थी सिक्का सिक्का चेंज करने का मतलब चाँदी से तांबा और पीतल का सिक्का बनाने का, ये भी क्या हो गया एकदम से ठप हो गया। आप बताइए कि साम्राज्य में नकली सिक्का छपने लगेगा, तो जो सामान है उसका दाम क्या होगा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक-एक रिक्शा वाला बोलेगा कि भाई यहाँ से वहाँ पहुँचाने का 5,000 रुपया दीजिए, क्योंकि वो रिक्शा वाला खुश हो जाएगा मेरे पास ऑलरेडी 50,000 है। अरे पैसा ज़्यादा छपेगा तो महँगाई बढ़ जाएगा ना जी, समझिए क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। वही चीज़ यहाँ था कि पैसा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा महँगाई बढ़ जाएगा। फिर राजा को यह चीज़ महसूस हो गया कि दाम बहुत बढ़ने लगा है, ज़रूर कोई कारण है, ज़रूर सिक्का छप मतलब सिक्का बनाया जा रहा है नकली। तब फिर से जो तांबा और पीतल का सिक्का है वह वापस लेने का प्लानिंग करा मोहम्मद बिन तुगलक और जो ओरिजिनल सिक्का था चांदी वाला वो वापस मतलब लेकिन ओरिजिनल सिक्का ही वापस लिया गया, उसके साथ बहुत सारा डुप्लीकेट सिक्का भी आ गया। तो देखा कि सिक्का का जो पहाड़ है वो बहुत बड़ा हो गया, तो राजा को अनुभव भी हो गया कि सिक्का एकदम नकली छपने लगा है, ठीक ना?
और जो ओरिजिनल मतलब फिर क्या हुआ कि जब सिक्का टोटल फिर से तांबा और पीतल का सिक्का वापस ले लिया गया और बदले में सोना और चांदी के सिक्का लौटाना पड़ा राजा को, ठीक ना। मतलब राजा कोई काम करता था, हर बार उसका जो प्लानिंग है फेल हो जाता था। इस वजह से इतिहासकार इसको क्या पुकार रहे थे, मूर्ख पुकार रहे थे। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक के पास नकली सिक्का का अंबार लग गया, ठीक ना। और सांकेतिक मुद्रा जो था, यह योजना जो सांकेतिक मुद्रा वाला योजना था, ये भी असफल रहा। और इस वजह से भी मोहम्मद बिन तुगलक को लोग थोड़ा सा ज्यादा स्वप्नशील, थोड़ा सा ज्यादा मूर्ख, इस तरह से इतिहासकार कह के पुकारे हैं, ठीक ना। अब हम देखेंगे भाई साहब, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने एक एक चीज याद रखिए, जो क्वेश्चन काफी बीपीएससी में हर बार कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सांकेतिक मुद्रा जो था, वह फर्स्ट टाइम, मतलब सिक्का जो चेंज वाला सिस्टम है, वो सबसे पहले चाइना में देखने को मिला कि भाई ये सिक्का वापस लेकर के दूसरे सिक्का को चला दिया गया। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक यही योजना को भारत में चलाए। चलिए अब बात करते हैं खुरासान अभियान के विषय में, ठीक ना, जो कि मध्य एशिया में पड़ता था, ठीक ना। मिडिल ऑफ एशिया में खुरासान जो अभियान है, तो उसमें एक्चुअली बात क्या था कि खुरासान अभियान मतलब जो खुरासान क्षेत्र था, वहां पर मंगोल बार बार आक्रमण कर रहा था। वहां पे बहुत ज्यादा अशांति छाई हुई थी, ठीक ना। और मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि जब वहां अशांति छाया हुआ है तो अभी ही मौका है, आक्रमण करके लूट लेते हैं। हर बार मंगोल हम पे आक्रमण करता है, इस बार हम उस पे आक्रमण करते हैं, ठीक ना। यही चीज मोहम्मद बिन तुगलक सोचा कि हम मंगोल पे आक्रमण करके मंगोल को ही इस बार लूटने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। लेकिन भाई अब खुरासान तक पहुंचे कैसे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 का सेना को तैयार किया। और इतना सपना देख लिया ना मोहम्मद बिन तुगलक की, सभी सेना 3,70,000 को एडवांस, 1 साल का एडवांस वेतन दे दिया। बोला भाई साहब रखो, क्योंकि तुम लोग के साथ अगर हम जाएंगे खुरासान वाला क्षेत्र में मंगोल पे आक्रमण करने, तो इससे ज़्यादा धन लूट के तो हम ले ही आएंगे। तो इसको लगा इन्वेस्टमेंट है, तो 3,70,000 सेना को 1 साल का एडवांस वेतन दे दिया। उसके बाद क्या किया कि इन्होंने 3,70,000 सेना को लेके चला गया। इसके मन में बस एक ही विचार लग रहा था कि जो मिडिल ऑफ एशिया में जो युद्ध चल रही है मंगोलिया का, वहाँ तो फिर अशांति छाया हुआ है। लेकिन जब इसका सेना यहाँ से निकला, तो वहाँ पे क्या हुआ कि शांति छा गया, ठीक ना। वहाँ पे सत्ता स्थापित हो गया। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो कुराशान अभियान था, यह भी कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि शांत जब हो गया, सत्ता स्थापित हो गया, राजा स्टेब्लिश्ड हो गए, तो फिर वहाँ पे अटैक करना थोड़ा सा खतरनाक हो रहा था, ठीक ना। जब दो लोग लड़ रहे हैं तो बीच में घुस के फायदा उठाना अलग बात है, लेकिन जब लड़ाई शांत हो गई तब लड़ाई करोगे, तब तो आप ही मार खा जाओगे दोनों से, है ना। तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक को फिर जो 3,70,000 सेना को पैसा दिया था 1 साल का एडवांस, मोहम्मद बिन तुगलक उससे वापस मांगा, लेकिन सब सेना इसी को गरिया दिया, बोला अब हम खर्च कर दिए, हम कहाँ से आपको वापस देंगे, ठीक ना। आप देखते हैं चौथा क्या इसका कहानी रहा। तो चौथा में था कराचील अभियान, ठीक ना। कराचील अभियान, तो कराचील अभियान जो है वह हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में कुमायूं पहाड़ी के पास यह अभियान चलाया जा रहा था, ठीक ना। पहाड़ी क्षेत्र के जो जनजाति थे वह विद्रोह, मतलब विद्रोह कर रहे थे किस पे, जनजाति विद्रोह कर रहे थे। क्योंकि वहां पे कहानी क्या था कि चीन जो है, और कुरा मतलब जो आपका जनजाति है, ठीक ना, वो विरोध किए कि हम मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को जाने नहीं देंगे, ठीक ना। जाने से पहले हमसे लड़ना पड़ेगा, मोहम्मद बिन तुगलक को हमारी सेना से लड़ना पड़ेगा। तो फिर यहाँ भी बात खत्म हो गया कि भाई साहब, वो लोग अपना इलाका का था, पहाड़ी क्षेत्र में रहता था, उसको वहाँ का हर जगह पहाड़ दिखा हुआ था, वह छुप छुप के मतलब आक्रमण करता था मोहम्मद बिन तुगलक के सेना पे, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ के पीछे जो है जो जनजाति था, ठीक ना, वह जनजाति को पूरा आइडिया था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को अगर चाइना पे आक्रमण करना था,
अपने सेना के साथ, तो वो जो जनजाति है, ठीक ना, पहाड़ी क्षेत्र में जो जनजाति है, उससे मोहम्मद बिन तुगलक को लड़ना पड़ेगा और फिर वह जनजाति से जीत के फिर चाइना जाना पड़ेगा। और जनजाति से जीतना भी बहुत मुश्किल था मोहम्मद बिन तुगलक को, इसलिए क्योंकि जनजाति को वह क्षेत्र पता था कि कौन सा रास्ता किधर से जाएगा, और जनजाति छुप छुप के मोहम्मद बिन तुगलक के सेना के टुकड़ी पे आक्रमण करते थे, और कई बार मोहम्मद बिन तुगलक के सेना घायल भी हो जाते थे, कभी कभी मौत भी देखने को मिला। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक का सेना है वह हार गई, और कराची अभियान जो है ये भी मोहम्मद बिन तुगलक का असफल हुआ, क्योंकि ये आक्रमण तो कर ही नहीं पाए और पूरा का पूरा एडवांस वेतन भी उसका बर्बाद हो गया, चौथा में देखे थे। इस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक के 5 अभियान असफल रहे, ठीक ना। इसलिए कई इतिहासकार इसे पागल, स्वप्नशील आदि कह के पुकारे हैं। हालांकि 5 अध्यादेश अच्छे थे बट असफल रहे, और लोग तो भाई साहब सक्सेस ही ना देखेंगे, है ना। ऐसे कौन आपको पूछेगा, ये दिल्ली सल्तनत का जो पूरा सीरीज चल रहा है, हमको लगता है आप काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे होंगे दिल्ली सल्तनत के सीरीज में। इवन जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है ये सभी मेंस में आपको काफ़ी काम आएगा, और प्रीलिम्स में भी यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना। और कृषि विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कई सरकारी योजना भी लाई, जैसे कि दीवान एक कोही, अमीर एक कोही, ये सब विभाग बनाया। और इस योजना में क्या था क्या नहीं था, ठीक ना। मोहम्मद बिन तुगलक को जमीन, बैल, हल, बीज सारे व्यवस्था दिए गए। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा कि जमीन, बैल, हल, बीज सब चीज दे दिया किसको, किसान को। बोला कि तुमको हम सब खर्चा देंगे जो जो खेती करने में लगता है, ठीक ना। तुम क्या करना कि बस खेती करके जो भी टैक्स आएगा उसका 50% हमको दे देना। तो हुआ क्या कि ये बहुत सारे अधिकारी के द्वारा जमीन का पैसा, बैल के पैसा, हल का पैसा, बीज का पैसा बंटवाने लगा। और बड़े बड़े अधिकारी क्या किए कि किसान को नहीं देते थे पैसा और अपने पास ही रख लेते थे, और झूठ फूस का बिल बना करके राजा को सौंप देते थे। तो किसान के पास ना पहुंचा बैल, ना पहुंचा हल, ना पहुंचा बीज, झूठ फूस का बिल राजा को खाली जमा कर दिया गया। तो फिर खेती भी हुआ नहीं और किसान भी टैक्स नहीं दे पाया, अधिकारी ही पैसा पचा लिया, क्योंकि सब बेईमान अधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक के ही दरबार में रहता था, ठीक ना। और सभी बेईमान अधिकारी ही पूरा पैसा पचा लिया। किसान भाई के पास जमीन ना जमीन तो पहुंचा, लेकिन न बैल, न हल, न बीज, ये सब कुछ पहुंचा ही नहीं। इस प्रकार से इसका ये भी योजना क्या हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक का असफल हुआ, क्योंकि किसान भी खेती नहीं किए, ठीक ना। अधिकारी ही पैसा पचा लिया, पूरा का पूरा पैसा अधिकारी ही लगभग पचा लिया, 80% पैसा। तो जो सोचा समझा आधुनिक प्लान था मोहम्मद बिन तुगलक का, ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक ना। मोहम्मद बिन तुगलक का कहीं ना कहीं समझो किस्मत ही खराब था। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता जो है मोरक्को का यात्री था, वो भी मतलब भारत आया था। लगभग कब आया था तो डेट भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो 1333 से लेकर के 1347 तक लगातार इनके ही दरबार में रहा था, और मोहम्मद बिन तुगलक का बहुत प्रिय बन चुका था। कौन? इब्न बतूता, बहुत ज्यादा करीब। तो इतना करीब हो गया था ना मोहम्मद बिन तुगलक का कि मोहम्मद बिन तुगलक इसे काजी बना दिया। क्या बना दिया? काजी। अब काजी का मतलब न्यायाधीश होता था, नहीं कहता मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। उस वक्त काजी का मतलब क्या होता है? न्यायाधीश होता है। और यह दिल्ली में काजी के पद पे रहकर जो जो देखा, जहां जहां घूमा, जो जो चीज किया, ये सभी अपने पुस्तक रेहल्ला में लिख दिया कि मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन काल में क्या क्या घटना रहा, उनका क्या कुछ प्लानिंग रहा, वो सभी अपने पुस्तक रेहल्ला में लिखते चला गया, ठीक ना। और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दक्षिण भारत में देवगिरी में जो राजधानी ले जाना चाहता था, जो भी राजधानी देवगिरी में ले जाना चाहता, ये सभी बात उसने उस बुक में लिखा, ठीक ना। और हम आपको पहले बताए कि जो मतलब देवगिरी में जो राजधानी ले जाना चाहता था, तो वहां पे दिल्ली का टोटल पॉपुलेशन उठ के कहाँ चला गया? देखिए, तुगलक में दिल्ली का टोटल पॉपुलेशन उठ के कहाँ चला गया? देवगिरी में, ठीक ना। तो वहां पर दो राज्य का निर्माण हो गया।
पहला विजयनगर और दूसरा बहमनी। क्योंकि दिल्ली से उठ के मुस्लिम आए थे और देवगिरी में ऑलरेडी हिंदू थे, तो जो देवगिरी था वो दो राज्य में बट गया, पहला विजयनगर और दूसरा बहमनी। ठीक ना। तो विजयनगर हिंदुओं द्वारा स्थापित किया गया और बहमनी मुस्लिम द्वारा स्थापित किया गया। ठीक ना। 1351 में विद्रोह को दबाने के क्रम में जो भी हिंदू और मुस्लिम वहाँ, क्योंकि राजा ना फिर दिल्ली वापस आ गया था, बहुत सारा जनता वहीं रह गया था, क्योंकि जनता के पास उतना औकात नहीं था कि दिल्ली से देवगिरी जाए और देवगिरी से फिर दिल्ली आए। तो इसीलिए वहीं जो विजयनगर और बहमनी दो राज्य बन गया, वहीं पर हिंदू अपना विजयनगर में रहने लगा और बहमनी में मुस्लिम रहने लगा। ये उतना मतलब अप डाउन नहीं किया। तो इसी प्रकार से फिर कुछ दिन के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा विद्रोह होने लगा राजा के अगेंस्ट में, कि क्यों मुसलमान को दिल्ली से उठा करके देवगिरी में रख दिया गया है। तो एक गांव था ठट्ठा, वहीं पर बहुत ज़्यादा विद्रोह होता था राजा के अगेंस्ट में। तो मोहम्मद बिन तुगलक फौरन दिल्ली से दौड़ के विद्रोह को दबाने के लिए आए, और उसी विद्रोह 1351 में जो विद्रोह किया जा रहा था, उसी विद्रोह को दबाने के क्रम में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। और जब वह मरता है तो अंत में बदायूनी क्या कहते हैं पता है? टिप्पणी मारा बदायूनी, ये भी लेखक था। और ये लिखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक को जनता से और जनता को मोहम्मद बिन तुगलक से क्या मिल गया? छुटकारा मिल गया। कहने का मतलब है कि उससे परेशान तो जनता भी हो गया था और जनता से वो भी क्या हो गया था? परेशान हो गया था। दोनों को एक दूसरे से छुटकारा मिल गया। इस प्रकार से बदायूनी कहते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक के मौत के बाद जो उसका चचेरा भाई था, मतलब फिरोज शाह खिलजी, उसने राजा बनता है। और 1351 में वह राजा बन मतलब बना, और 1388 1388 तक वह राजा रहता है। ठीक ना। 1351 में इसका पहला राज्य अभिषेक ठट्ठा में ही कराया गया। किसका? फिरोज शाह तुगलक का। शुरू शुरू में ठट्ठा में ही करा दिया गया। वैसे फिरोज जो है ना राजा बनना नहीं चाहता था, मतलब फिरोज चाहता था कि हम राजा नहीं बने, हम ऐसे ही अपना बिना जिम्मेदारी का रहें। ठीक ना। लेकिन बहुत इस्लामिक धार्मिक गुरु सब मिल करके, अमीर लोग मिल करके फिरोज शाह तुगलक को राजा बनने के लिए एकदम मोटिवेट कर दिया, एकदम बहुत जिद्दी करने लगा कि आप नहीं संभालोगे साम्राज्य को तो कौन संभालेगा, कोई दूसरा उत्तराधिकारी है भी नहीं। तो इसका चचेरे भाई को जबरदस्ती राजा बनाने का प्रयास किया। वह बनना भी नहीं चाहता था। हालांकि जब वे राजा बनता है तब कंप्लीट इस्लामिक धार्मिक गुरु जितना भी उलेमा लोग थे, वो लोग इस पे रूल करने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा उलेमा लोगों का सुनता था, क्योंकि जो फिरोज शाह तुगलक था ना, वो भी मुस्लिम धर्म को बहुत पकड़ के रखता था, मतलब मुस्लिम ट्रेडिशन को फॉलो भी करता था। ठीक ना। तो उलेमा लोग जो जो जैसे जैसे कहते थे इस्लामिक गुरु लोग, वैसे वैसे ये मानता था। इसने कंप्लीट इस्लामिक रूल्स को ही फॉलो कर लिया। अपने राज्य में फिरोज ने बहमन पे जजिया कर लगा दिया। जो भी ब्राह्मण लोग थे ना, उस पे क्या लगा दिया गया? जजिया कर। ब्राह्मण को जजिया कर देना अनिवार्य हो गया था। और हिंदुओं पे लगा दिया जिम्मी। भाई साहब, कर पे कर बढ़ाते जा रहा है, हिंदू पे एकदम लाठी मार मार के जिम्मी कर। ठीक ना। और जिम्मी भी ये हिंदू को कहता था। ठीक ना। और जो फिरोज शाह तुगलक था वह सल्तनत कालीन का अकबर भी कहलाया। ठीक ना। अब कैसे कहलाया, क्या इसने क्या खास किया, क्यों इसको अकबर का कि इतिहासकार पुकारे, चलिए इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। यह बहुत बड़ा कल्याणकारी शासक था। ठीक, मतलब फिरोज शाह तुगलक बहुत ज़्यादा काम कर लिया अपने समय में। मोहम्मद बिन तुगलक का नेचर जो था वह हिंदू और मुस्लिम के प्रति अलग अलग नहीं था, लेकिन जब से फिरोज शाह तुगलक शासक बना तब से यह थोड़ा सा भेदभाव करने लगा। ठीक ना। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा भेदभाव करने लगा। मोहम्मद बिन तुगलक का जो भी हिंदू और मुस्लिम था उसके प्रति अलग भाव नहीं था। वो बहुत अच्छा था और हिंदुओं का फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट करता था, होली दिवाली में भी खूब मिठाइयाँ खाता था मोहम्मद बिन तुगलक। और ईद रमजान में भी बहुत मिठाई खाता था। अपने सभी प्रजा को बराबर मानता था। ठीक ना। और फिरोज तुगलक जो था दोनों ही धर्म को क्या करता था? एकदम बराबर रूल्स करता था। मतलब फिरोज तुगलक के मन में कभी धार्मिक नीति नहीं था कि मेरे लिए ये धर्म के लोग मेरे खास हैं, वो धर्म के लोग मेरे खास नहीं हैं। इसके लिए दोनों ही धर्म के लोग क्या थे? बराबर थे। लेकिन फिरोज ऐसा नहीं। फिरोज को जो जो इस्लामिक गुरु जो भी कहते थे वही फिरोज शाह सुनता था। ठीक ना।
ऐसा कहा जाता है कि फिरोज जब राजा बनता है तो 24 तरह का टैक्स को बंद करा दिया। जो टैक्स मोहम्मद बिन तुगलक लोगों से वसूलता था ना, ये बंद करा दिया और मात्र 4 ऐसा टैक्स को लगा दिया लोगों पे, जिससे लोग काफ़ी परेशान रहने लगे और लगभग 24 तरह का छोटा-छोटा टैक्स को बंद करा दिया। अब आपके मन में लगता होगा कि भाई कौन-सा जो है 4 तरह का टैक्स फिरोज शाह तुगलक वसूलता था? तो पहला टैक्स खम्स था, ठीक ना? तो खम्स किसे कहते हैं, चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। यह एक सैनिक टैक्स यह जो टैक्स है लोगों से लिया जाता था। सैनिक युद्ध में जो भी जीत होता था ना, सैनिक लोग लड़ता था, तो जो भी सैनिक लोग लूट फूट के लाता था फिरोज शाह तुगलक के साथ, उसमें राजा को भी टैक्स के रूप में 1/5 भाग दे दिया जाता था। बाकी सैनिक आपस में ही बांट लेता था। मान लीजिए 100 रुपया लूटा गया है, तो 1/5 मतलब 100/5 मतलब 20 रुपया राजा रख लेता था और 80 रुपया सैनिक लोग आपस में ही बांट लेता था। सैनिक को कोई सैलरी पे काम नहीं देता था, बस सैनिक को एक ही बात बोला था कि तुम मेरे यहाँ रहोगे, तुमको टैक्स मिलेगा, लूटोगे और उसे ही तुम आपस में 1/5 हमको दे देना, बाद बाकी तुम लोग आपस में जितना सैनिक लोग हैं आपस में बांट लेना। तो राजा 20 रुपया लेके एकदम स्वतंत्र हो जाता था, उसमें से राजा को 1 रुपया सैनिक को देना नहीं पड़ता था, वो अपना मस्ती से जीवन जीता था, ठीक ना? इसे कहते थे खम्स। खामोश में ही आपस में बांट लेता था, चुपचाप, ज्यादा हल्ला गदाल नहीं। 80 रुपया सैनिक आपस में और 20 टका राजा अपने रख लेता था। खराज, खराज भी एक टैक्स है। तो ये जो टैक्स है, वो कृषि के जो किसान है, वह 1/3 से 1/5 तक टैक्स लिया जाता था। अब छोटा मोटा सस्ता हुआ अनाज है तो 1/3 चलता था कि अगर ज़्यादा सफलता नहीं मिला खेती में, बारिश नहीं हुआ, तो 1/3 दे के राजा को काम चला लेता था। और खूब फायदा हुआ है, खूब अच्छा से अनाज बिका है, तो कम से कम नहीं नहीं, खूब ज़्यादा बिका है तब 1/3 राजा लेता था। और ज़्यादा फायदा घाटा नहीं हुआ है, ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है, तो राजा 1/5 लेता था, ठीक ना? तो ऐसा कहा जाता है खराज में जो कृषि से उत्पादन होते थे, उसी में से राजा लगभग 1/3 से 1/5 तक फिरोज शाह तुगलक लेता था। तीसरा है जजिया। अब आप सोचेंगे जजिया क्या है? तो जो गैर मुसलमान है, मतलब जो हिंदू है, तो हिंदू से लिए जाने वाला धार्मिक कर था जजिया, ठीक ना? दिल्ली में भी बहुत लोग जो रहते थे उनसे भी जजिया वसूला जाता था। चौथा है जकात। ये कर मुस्लिम से ही लिया जाता था, लेकिन मुस्लिम से लेने का क्या था कि यह अपने मुस्लिम भाई को बोला था, अगर 100 रुपया कमाते हो महीना महीना, तो तुम क्या करो भाई साहब, फिरोज शाह तुगलक कहे कि अगर 100 रुपया कमाते हो तो तुम हमको उसका 2.5 रुपया दे दो, मतलब बहुत ही कम, 2.5% तुम हमको टैक्स के रूप में दे दो। अगर 1 लाख रुपया कमाते हो तो 2,500 रुपया हमको आके जमा कर दो और बाद बाकी तुम अपना 97,500 का मालिक हो, ठीक ना? तो यह 4 टैक्स के अलावा बाकी सारे टैक्स को खत्म कर दिए और जो फिरोज शाह तुगलक थे वह दीवान ए बंदगान नामक एक विभाग भी बनाया। अब आप सोचेंगे दीवान ए बंदगान क्या था? तो इसमें करीब 1,80,000 दास को रखा जाता था, उसमें बहुत सारी लड़की ही होती थी, ठीक ना? और ये दास को रखता था और वो सभी लड़की को रखता था एक दीवान ए बंदगाम नामक विभाग में। और उसका सारा खर्चा कौन उठाता था? फिरोज शाह तुगलक। भोजन पानी भी खिलाता था वो सबको बढ़िया बढ़िया। वो सब दास थी और जो भी थोड़ा बहुत वो लोग से काम भी करवाता था, उसमें खासकर बहुत सारा महिला ही थी, ठीक ना? और दास में कुछ लड़का भी था और बहुत सारी महिला भी थी। और एक और बहुत बढ़िया विभाग बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, दीवान एक खैरात, ठीक ना? दीवान एक खैरात नामक विभाग भी फिरोज शाह तुगलक बनवाया था, जिसमें कि महिला भी थी, उसमें विधवा भी रहते थे। वह लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ है वो भी रहती थी, वह जो लड़की जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, जिसके मम्मी पापा मर चुके हैं, वह भी दीवान ए खैरात में रहती थी, ठीक ना? एक और विभाग बनाया था दारू उल सफ़ा करके। तो जैसे अभी हॉस्पिटल होता है ना, सरकारी अस्पताल, वैसे ही दारू उल सफ़ा था, इलाज घर था। मतलब इलाज इलाज उलाज हॉस्पिटल टाइप का था, जहाँ फ्री में ही ट्रीटमेंट कराया जाता था। राजा का सुविधा था, मतलब लोगों को बीमारी होता था तो वहाँ पे डॉक्टर बैठते थे और फ्री में ही इलाज करते थे। ये सब फिरोज शाह तुगलक की तरफ से बहुत कल्याणकारी शासक भी रहा है। और इसी तरह का फिरोज शाह तुगलक ने
कई और विभाग बनाए जिससे जनता को काफ़ी सुख-सुविधा प्रदान किया गया। जनता को सुविधा मिला, ठीक ना? अच्छा राजा के रूप में साबित हुआ, बहुत ज़्यादा इसको पैसा का लालच नहीं था और एक कल्याणकारी शासक के रूप में फिरोज़ शाह तुगलक को कहा जाता है। दिल्ली में इसका बढ़िया नाम हो गया था। फिरोज को लोक निर्माण शासक भी कहा जाता था क्योंकि इसने बहुत सारे चीजों का निर्माण भी करवाया था। अब समझिए कि फिरोज शाह तुगलक क्या कुछ निर्माण कर आया, चलिए जानते हैं। फिरोज शाह तुगलक जो है लगभग 300 शहर का निर्माण कराया था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम भी हैं। आप आपको नाम बताएंगे तो अभी भी है, जैसे जौनपुर हो गया, हिसार हो गया, फतेहाबाद हो गया, फिरोजपुर हो गया, फिरोजा हो गया, और भी कई नाम है। कितना नाम गिना, इतना क्वेश्चन आएगा मेरी डिटेल में, समझ रहे हैं ना फ्रेंड। उसने 5 बड़े-बड़े नहर भी बनवाए और सैकड़ों छोटे-छोटे नहर बनवाए। 5 बड़े नहर, एकदम बहुत बड़े-बड़े नहर थे 5, और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 100-200 छोटे-छोटे नहर भी बनवाए, जिससे हमारे किसान भाई को बहुत ज़्यादा क्या होने लगा, फ़ायदा होने लगा, खेती करने में आसान हो गया, ठीक ना? अब हम देखेंगे उसने बहुत सारा अलग-अलग किस्म का तालाब भी खुदवाया जिससे किसान भाई फ़ायदा उठाते थे, मछली पालन भी किया जाता था और बहुत सारा साम्राज्य में कुआँ भी खुदवा दिया था। तो बहुत बढ़िया कल्याणकारी शासक के रूप में फिरोज़ शाह तुगलक साबित हो रहा था। और किसानों को भी सिंचाई में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए भी फिरोज़ शाह तुगलक ने कई स्टेप्स उठाया, जैसे नहर निर्माण, ये सब तो आपको बता ही दिए हैं। किसान पे अलग से हक ए सर्व का एक टैक्स लगा दिया, ठीक ना? हक ए सर्व। किसान को कहता था कि भाई साहब हम तुमको इतना सुख सुविधा दे रहे हैं, इतना अलग-अलग तरह का नर तालाब खुदवा दिए हैं, कुआँ खुदवा दिए हैं तुम लोगों के लिए ही, तो तुम लोग क्या करना कि जो भी फ़ायदा होता है उसका 1/10 हक है सर्व, मतलब सिंचाई वगैरह जो फैसिलिटी हम तुमको दे रहे हैं, उसके नाम पर तुम हमको 1/10 दे देना। अगर ₹100 कमाओगे तो ₹10 दे देना। और उसने अन्य बड़े-बड़े जितना भी नदी थे, नहर थे, बहुत सारा चीज़ निर्माण करवाया, तो टैक्स लेना भी ज़रूरी ही था, क्योंकि टैक्स लेगा तभी तो उस पैसे से वो कुछ निर्माण कराएगा। एग्रीकल्चर का टैक्स तो अलग से लेता ही था, जो फ़ायदा होता था वो 1/3 से 1/5 तो फिरोज़ शाह तुगलक लेता ही था, लेकिन ये अलग से लेता था, जो पानी-वानी का फैसिलिटी दे रहा था, तो उसका अलग से लेता था 1/10। अगर आप नहर से पानी नहीं लोगे तो 1/10 देना नहीं पड़ेगा, अगर लोगे तो 1/10 देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो कि मतलब भाई साहब, यहाँ पे आप देख सकते हो उसने लगभग 1200 नहर, मतलब 1200 नहर नहीं, लगभग उसने 1200 नए फलों का बाग भी बनवाया था और 1200 जो फल का बाग बगीचा था, हज़ारों पौधे लगवाए थे। 1200 आम, लीची, ये सब का जो बगीचा लगवा दिया था। क्वालिटी का भी ध्यान रखा था कि बढ़िया क्वालिटी का लगाएँ। ऐसा नहीं कि कुछ से कोनो-कोनो आम लगा दिया, कोनो-कोनो लीची लगा दिया। क्वालिटी का भी ध्यान रखा था, बाग-बगीचे भी लगवाया था और इसने जो है मतलब एक विभाग, अनुवाद विभाग बनवाया, ठीक ना? जिसमें कई भारतीय ग्रंथ फ़ारसी भाषा में ट्रांसलेट कराया गया। ठीक ना? बहुत अलग-अलग भारतीय ग्रंथ को फ़ारसी भाषा में ट्रांसलेट करके कराया जा रहा था बड़े-बड़े विद्वान के द्वारा। यही अनुवाद विभाग में फिरोज़ शाह तुगलक कभी-कभी आते थे और फ़ारसी ग्रंथ को पढ़ने का काम भी किया करते थे। ठीक ना? और फिरोज़ शाह तुगलक बहुत सही में कल्याणकारी शासक है भाई साहब, हम भी खुद चकित हैं कितना इतना काम करवाया। फिरोज़ शाह के समय मुख्य जो वास्तुकार थे, वो मालिक गाज़ी थे, मालिक गाज़ी शाहना। उसी के नेतृत्व में बहुत सारा चीज़ का क्या करवाया, निर्माण भी करवाया था। ये जो मालिक गाज़ी शाहना थे। फिरोज़ शाह जो है ना अपने धार्मिक गुरु जो भी उलेमा लोग थे, समझ रहे हैं ना फ्रेंड? अगर इसमें कोई दिक्कत हो रहा है तो बोलिए। जो भी उलेमा थे, उलेमा को खुश रखने के लिए अपने राज्य में चलाए गए जो भी सिक्का था, वह अपने राज्य में सिक्का जो चलाते थे, तो जो धार्मिक गुरु उलेमा थे, तो उसमें उस उलेमा जो खलीफा लोग हुआ करता था, उसका नाम भी सिक्का में लिखवा देते थे, ठीक ना? जैसे मान लीजिए कोई उलेमा का नाम है हज़रत अली,
तो सिक्का पे लिखवा दिया हजरत अली। आजकल के सिक्का पे गांधी जी ये सब नोट पे देखते हैं, उस वक्त हजरत कुछ जो भी मुस्लिम नाम था उलेमा का या फिर धार्मिक गुरु का, उसका नाम सिक्का पे छपवा देता था। इससे धार्मिक गुरु का मनोबल बढ़ जाता था और खुश रहता था, ठीक ना। उसके बाद जो फिरोज है अपने धार्मिक वर्ग को खुश रखने के लिए जगन्नाथ मंदिर को तुड़वा दिया। जो हिंदू जगन्नाथ मंदिर था उसको क्या किया, ध्वस्त करवा दिया था, तुड़वा दिया, ठीक ना। और उसकी जो मूर्ति था उसको नदी में फेंकवा दिया, मतलब जगन्नाथ की मूर्ति को नदी में फेंकवा दिया। इससे हिंदू बहुत गुस्सा किया लेकिन राजा का कुछ नहीं कर पाया। यह एकदम मुस्लिम सपोर्टर था फिरोज शाह तुगलक। इसको लगता था मुस्लिम ही भाई साहब सब कुछ है, ठीक ना। इसने अशोक के स्तंभ जो था मेरठ में और टोपड़ा में उससे उखड़वा लिया और उखड़वा करके दिल्ली में ले आके गड़वा दिया, ठीक ना। अशोक के स्तंभ जो मेरठ में था टोपड़ा में था उसे उखड़वा करके कहाँ गड़वा दिया, दिल्ली में आके लगवा दिया। यहाँ से भी बहुत सारे बीपीएससी में सवाल आएंगे, तो आप अच्छे से हमारे वीडियो को कम से कम 2 बार आप ध्यान से सुने। हर कुछ हम वीडियो में कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है। सोचिए फिरोज शाह तुगलक कैसा था कि मेरठ और टोपरा में जो अशोक स्तंभ था, आयरन पिलर अशोक का, इसमें अशोक अपने धम्म के माध्यम से बहुत सारा चीज बताने का प्रयास किया है, उसे उखड़वा करके दिल्ली में ले आया, ठीक ना। और वहीं स्थापित कर लिया। अभी भी वह दिल्ली में ही है। अगर आप दिल्ली घूमने जाओगे तो आप देखोगे कि आपको वह मिल ही जाएगा। कुतुब मीनार साइड में स्तंभ शायद मिलेगा, हम तो नहीं देखे हैं लेकिन पढ़े हैं। फिरोज शाह खुद पढ़ा लिखा विद्वान तो था ही, उसने खुद अपनी आत्मकथा लिखी। इस यही भी सवाल पूछ सकता है कि फतुहात ए फिरोज शाही कौन लिखा, तो फिरोज शाह तुगलक खुद लिखे। तारिक ए फिरोज शाही जो नामक पुस्तक है, ये फिरोज शाह पे लिखा गया, लेकिन इसे फिरोज शाह तारिक ए फिरोज शाही फिरोज शाह खुद नहीं लिखे, ये बड़नी के द्वारा लिखवाए। लेकिन जो फतुहात ए फिरोज शाही है उसे फिरोज शाह तुगलक ने खुद लिखा। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत डिटेल्स में मेरे को पढ़ना पड़ता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक ना। इससे हमें आगे का वीडियो बनाने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक ना। तो बर्नी ने भी पुस्तक लिखा। फतुआ है फिरोज शाही नामक पुस्तक की रचना किसने करा, बताइए। फतुआत ए फिरोज शाही पुस्तक किसने लिखा, ये फिरोज शाह तुगलक ने खुद लिखा, फतुहात ए फिरोज शाही। लेकिन बड़नी कौन सा लिखा, तारीख ए फिरोज शाही, ठीक ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम देखेंगे नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ये 1394 ईस्वी में राजा बनता है और फिरोज शाह तुगलक का ही वंशज था। और 1412 ईस्वी तक इसने काम किया। जब नसीरुद्दीन शासक था तभी इसी के शासन काल में मंगोल का शासक कौन था, तैमूर, तैमूरलंग, ठीक ना। नसीरुद्दीन जब शासक बना 1394 में फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद, तो उसी वक्त मंगोल के शासक कौन थे, तैमूर थे। और तैमूर का आक्रमण भी हुआ 1398 ईस्वी में, क्योंकि 1394 ईस्वी में राजे बनता है और 1398 ईस्वी में आक्रमण होता है। तो दरबार का लगभग सारा धन को लूट करके ले गया। और नसीरुद्दीन क्या करा, कुछ नहीं कर पाया, ठीक ना। दरबार का सारा धन को लूट करके क्या हुआ, ले गया। और नसीरुद्दीन मुंह ही देखते रह गया। 1398 ईस्वी में ही अटैक कर दिया था। और नसीरुद्दीन इतना कमजोर हुआ कि इसका शासन सिर्फ दिल्ली से पालम तक ही सीमित रह गया। पालम एक जगह है जो दिल्ली में ही पड़ता है, ठीक ना। और दिल्ली से पालम तक ही सीमित रह गया। और किसी तरह नसीरुद्दीन खींच खींच कर 1412 ईस्वी तक शासन चलाया। सोचिए लूटना कितना बड़ा बात होता है। ये जो आपका 1398 ईस्वी में लूट लिया तैमूर लंग, इसको समझ लीजिए कि ये मंगोल का था ना जी, तैमूर लंग। और इसने ही ना बर्बाद कर दिया नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन मोहम्मद को। नसीरुद्दीन मोहम्मद मुंह देखते रह गया और वो लूट के चला गया बहुत सारा अपार धन। और इसके पास धन की ही कमी हो गई, ना ये अपने सेना को धन मतलब सैलरी दे पाता था, ना दरबारी को खुश रख पाता था, ना समाज का कुछ कल्याण कर पा रहा था नसीरुद्दीन। इस प्रकार से इसका शासन घटते घटते दिल्ली से पालम तक ही सीमित रह गया। और किसी तरह नसीरुद्दीन खींच खींच कर 1412 ईस्वी तक शासन को चलाया। और फिर यह वास्तव में
खुद मतलब इतना छोटा जगह शासन कर रहा था, खुद सत्ता कहलाने लायक नहीं था, क्योंकि यह दिल्ली में ही ना मात्र एक छोटा सा जगह में शासन चल रहा था। किसका? नसीरुद्दीन मोहम्मद का। पूरा साम्राज्य बिखेर चुके थे। ठीक ना? आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करें, अगर जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखें क्या समझ में नहीं आया। और मतलब एकदम छोटा सा दिल्ली से पालम तक ही सीमित रहा। तो फिर जो तैमूर लंग है वो तो धन लेके वापस चला गया। और तैमूर लंग वापस लौटते समय पता है क्या किया था भारत में? वो वापस लौटते समय अपने सेनापति खिज्र खान को लाहौर वाला क्षेत्र में छोड़ दिया। बोला तुम लाहौर में क्या करो, शासन करो, ये भी क्षेत्र तो हम जीत ही लिए हैं। तो वह लाहौर वाला क्षेत्र में छोड़ दिया। यही वापस क्या करता है, जो सेनापति था, क्या नाम था इसका, तैमूर लंग, ये तो भारत में ही रह जाता है, ये तो मंगोलिया वापस जाता नहीं है। यही तैमूर लंग क्या करा कि इसने आक्रमण कर दिया किस पे? हमारे राजा नसीरुद्दीन जो राजा थे, है ना, नसीरुद्दीन मोहम्मद, उस पे आक्रमण कर दिया। कब? 1414 ईस्वी में। और अपना एक नया सब वंश स्थापित कर लिया, सैयद वंश। अब आपको सैयद वंश समझ में आ गया कि इसका स्थापना क्यों हुआ? क्योंकि जब तैमूर तैमूर लंग को छोड़ दिया गया, किनके द्वारा छोड़ दिया गया, ये चीज आप बता सकते हैं किनके द्वारा? तो जब यहाँ तैमूर लंग जब जीत लिया था, मतलब मंगोलिया, तैमूर लंग भारत में बहुत सारा धन लेके वापस जा रहा था, तो यहाँ पे अपने सेनापति खिज्र खान को क्या किया था, छोड़ दिया था लाहौर वाला क्षेत्र में। यही खिज्र खान बाद में आक्रमण कर देता है हमारे नसीरुद्दीन मोहम्मद पे, और फिर ये अपना नया सैयद वंश स्थापित कर देता है। और हम जो नया वीडियो लाएंगे अब दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश पे लाएंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और बहुत ही ज़्यादा फॉर्मेटिव वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और ये वीडियो से आप काफ़ी चीज़ जान सकते हैं इस वंश के बारे में। हो सके तो अपने मित्र को भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से।